अभी हम हमारा स्टार्ट करेंगे आज का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। बहुत बेसिक्स हैं जो कि हम बचपन से पढ़ते आए हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास क्या होता है? टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। इसमें अगर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा जो कि एक गैमीट होगा हमारे पास मेल का, एक गैमीट होगा हमारे पास फीमेल का। अब दो गैमीट्स बन गए हैं तो उन गैमीट्स का फ्यूजन भी होगा। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स भी हमें देखने को मिलेगा इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बहुत मेजर एग्जाम्पल हम खुद हैं, ह्यूमन बींग्स। ह्यूमंस रिप्रोड्यूस वाया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये तो नहीं है कि कोई बच्चा है, छोटा सा बच्चा, इज दैट स्मॉल चाइल्ड कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली? नो। इसका मतलब क्या होता है हमारे पास कि कोई भी छोटी जब एज है तो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता सेक्सुअली। और अगर आप ये सोचिए, हमारे पास कोई बहुत ही बड़ा आदमी है, लाइक वन पर्सन हु इज 90 years ऑफ एज, is that person capable of reproduction via sexual method? Of course not. And the same case in plants. कोई भी हमने अगर बीज लगाया, प्लांट बहुत सा सीडलिंग है, बहुत छोटा हमारे पास अगर प्लांट है, that small seedling is that capable of reproducing sexually in case of plants? नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है कि एक सर्टेन टाइम पीरियड है हमारे पास। there is a certain time period जब कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रो या मैच्योर करता है, उस केस में जब वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर पाए। एक हमारे पास क्या होगा? हमारे पास एक टाइम पीरियड होगा। हम क्यों बोलते हैं कि एट द एज ऑफ 14 और 15 या फिर 16, एंड इन केस ऑफ गर्ल्स द एज ऑफ 13, ये एज इज क्यों क्रूशियल है? क्योंकि इस एज पे हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं। क्यों चेंजेस होते हैं? ताकि उस एज के बाद वी ह्यूमन और हमारी ह्यूमन बॉडी केपेबल हो जाए। किसके लिए केपेबल हो जाए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए केपेबल हो जाए। हमारे पास जो टाइम पीरियड आता है उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं जुवेनाइल फेज। उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं, हमारे पास आता है जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज जो होता है हमारा, वो फेज होता है जब हम रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। सेम इन केस ऑफ प्लांट्स हम बोलते हैं वेजिटेटिव फेज। वेजिटेटिव फेज। जुवेनाइल फेज हम बोलेंगे इन केस ऑफ हमारे, इन केस ऑफ एनिमल्स जनरली। इन केस ऑफ एनिमल्स वेजिटेटिव फेज हम बोलेंगे इन केस ऑफ प्लांट्स। मतलब जुवेनाइल फेज वो फेज है जब हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। वेजिटेटिव फेज प्लांट्स में वो फेज है जब वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, जब वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। जुवेनाइल फेज, जैसे कि ह्यूमन बींग्स का अगर हम एग्जांपल लें तो हमारा जुवेनाइल फेज कब होगा? फ्रॉम द टाइम ऑफ आवर बर्थ टिल द एज ऑफ 13 और 14, वो हमारा टाइम पीरियड होगा जुवेनाइल फेज का। ऐसे ही प्लांट्स के केस में वेजिटेटिव फेज कौन सा फेज होगा? जब तक वो प्लांट फ्लावरिंग नहीं करता है तब तक का जो फेज है, दैट फेज इज नोन एज वेजिटेटिव फेज इन केस ऑफ प्लांट सेल्स। ठीक है। अब हमारे पास एक स्पेशल केस है, अनयूजुअल केसेस। अनयूजुअल केसेस हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारे पास अनयूजुअल जो केस है वो हमारे पास आता है बैम्बू का। और नेक्स्ट हमारे पास जो अनयूजुअल केस आता है वो हमारे पास आता है स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना। इसको हम बोलते हैं नीरा कुरंजी भी हम इसको बोलते हैं, इस प्लांट को स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना। अब हमारे पास क्या है? बैम्बू का पेड़ है। हमने क्या पढ़ा कि वेजिटेटिव फेज प्लांट्स में तब तक रहेगा जब तक कि वो प्लांट फ्लावर ना दे, यानी कि फ्लावरिंग से प्रीवियस का जो भी टाइम पीरियड होगा उसको हम बोलेंगे वेजिटेटिव फेज। अब ऐसा कोई प्लांट हो जो कि अगर फ्लावरिंग ही ना दे, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। जो हमारे पास एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स हैं वो क्या करेंगे? फ्लावरिंग देंगे। दैट मार्क्स
देयर स्टार्ट ऑफ देयर रिप्रोडक्टिव फेज। जो बैम्बू है ना, बैम्बू फ्लावरिंग देता है वंस इन इट्स लाइफ टाइम, वंस इन इट्स होल लाइफ टाइम। यानी कि बैम्बू का जो ट्री है वो ग्रो करता जाएगा, ग्रो करता जाएगा, करता जाएगा। कब तक ग्रो करेगा? टिल द एज ऑफ 70 to 100 ईयर्स, तब तक बैम्बू का ट्री ग्रो करेगा। 70 से 100 साल तक बैम्बू का ट्री क्या करेगा? ग्रो करेगा। और 70 से 100 साल के बीच में, किसी एक टाइम पीरियड के बीच में क्या होगा कि बैम्बू का ट्री क्या होगा? फ्लावरिंग देगा। क्या करेगा बैम्बू का ट्री? इट विल फ्लावर। हमारे पास हमें फ्लावरिंग देखने को मिलेगी एट द एज ऑफ 70 to 100 ईयर्स इन केस ऑफ बैम्बू ट्री। और जब फ्लावरिंग होगी तो बहुत सारे फ्रूट्स बनेंगे, बहुत सारे सीड्स बनेंगे, और बहुत सारे सीड्स बनने के बाद बैम्बू का ट्री क्या होगा? मर जाएगा। इट विल डाई आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फ्लावरिंग। ये हमारे पास अनयूजुअल केस है। जनरली क्या होते हैं, हमारे पास प्लांट्स होते हैं जो कि हर सीजन या फिर एनुअली या फिर हमारे पास हर साल में एक बार या फिर सीजन में एक बार फ्लावर देते हैं। ये हमारे पास यूजुअल केसेस हैं जो कि हम हमारे एनवायरनमेंट में देखते आए हैं। लेकिन हमारे पास ये अनयूजुअल केस क्यों है? क्योंकि एक ही बार, वंस इन इट्स लाइफ टाइम, एक ही बार में ये फ्लावर देगा और फ्लावर देने के बाद इसकी डेथ हो जाएगी। किसकी? बैम्बू प्लांट की। उसके बाद हमारे पास सेकंड केस आता है स्ट्रोबाइलेंथिस कुंथियाना का। ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हो, स्ट्रोबाइलेंथिस कुंथियाना का ही है। ये क्या करेगा? इट विल फ्लावर वंस इन 12 ईयर्स। वंस इन 12 ईयर्स, हर 12 साल के बाद ही स्ट्रोबाइलेंथिस कुंथियाना का जो प्लांट है वो फ्लावरिंग देगा। दिस ट्री इज प्रेजेंट इन केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु के जो हिल रीजन्स हैं वहां पे ये प्लांट प्रेजेंट है और वहां पे ये फ्लावरिंग देता है। द लास्ट टाइम दिस प्लांट फ्लावर्ड वाज इन 2018। ठीक है, तो ये इतना सुंदर दिखता है। मैनी टूरिस्ट केम अक्रॉस इंडिया। क्यों? कि स्ट्रोबाइलेंथिस की कुंथियाना की जो फ्लावरिंग है वो देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और ये देखने, बिकॉज दिस इज अ वेरी सीनिक व्यू एंड दिस कैन ओनली बी व्यूड once in 12 years. That is why this is really really important. अब आप बताइए, हम अगर एनिमल्स की बात करते हैं, ये हमारे पास प्लांट्स की बात हो गई। अब अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं, क्या एनिमल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब करते हैं? क्या हर टाइम सेक्सुअली एक्टिव रहते हैं या फिर कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड है जब वो सेक्सुअली एक्टिव होंगे? या फिर ऐसी कौन सी प्रोसेसेस हैं, कौन से साइकिल्स ऐसी चलती हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं? किनको हेल्प करती हैं? एनिमल्स को हेल्प करती है। तो हमें एनिमल्स में दो टाइप की साइकिल देखने को मिलती है। द फर्स्ट वन बीइंग ऑस्ट्रस साइकिल एंड द सेकंड वन बीइंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये दो साइकिल हमें देखने को मिलती है इन केस ऑफ एनिमल्स। ओस्ट्रस साइकिल हम किस केस में हमें देखने को मिलता है? जनरली हम देखते हैं नॉन प्राइमेट्स के केस में। नॉन प्राइमेट्स के केस में हम ओस्ट्रस साइकिल देखते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल हम देखते हैं प्राइमेट्स के केस में। ये दो साइकिल क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज दीज टू साइकिल्स दे मार्क द स्टार्टिंग ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेज ऑफ द एनिमल्स। अब ये दो साइकिल्स हैं, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं? एक बार हम इनमें डिफरेंसेस देखते हैं। जल्दी से हम इनमें एक बार डिफरेंसेस देखते हैं कि इन दोनों साइकिल्स में हमारे पास क्या क्या डिफरेंसेस हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल, द फर्स्ट डिफरेंस इज दिस इज द साइकिल, दिस इज द रिप्रोडक्टिव साइकिल दैट वी सी इन केस ऑफ नॉन प्राइमेट्स. This is the reproductive cycle that we see in case of primates as we already have discussed. Non primates का एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास है काउ, ठीक है, या फिर हम डॉग बोल सकते हैं। प्राइमेट्स का जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है हम खुद, ह्यूमन बींग्स, या फिर हम मंकीज, या फिर एप्स। जो ऑस्ट्रस साइकिल है उसका टाइम पीरियड क्या है? once in 21 days. मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है हमारे पास, उसका टाइम पीरियड हमारे पास क्या है? उसका टाइम पीरियड है हमारे पास once in 28 days.
ठीक है। एक मेजर डिफरेंस हमारे पास क्या आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होती है उसमें क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। bleeding occurs in case of menstrual cycle and there is no bleeding in case of ostrus cycle, no bleeding occurs। ठीक है, ब्लीडिंग क्यों नहीं ओकर करती, क्योंकि एंडोमेट्रियम की जो वॉल होती है, एंडोमेट्रियम की जो वॉल होती है उसमें क्या होता है, एंडोमेट्रियम की वॉल बनती है। क्यों, क्योंकि एनिमल्स को लगता है कि फर्टिलाइजेशन होने वाला है, इसलिए एंडोमेट्रियम की वॉल बनती है फॉर द प्रोटेक्शन एंड फॉर द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो जब कंसेप्शन नहीं होगा, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो एंडोमेट्रियम की वॉल क्या होगी, रिजॉल्व कर जाएगी इन केस ऑफ नॉन प्राइमेट्स। और इसमें क्या होगा, एंडोमेट्रियम की जो वॉल होगी, एंडोमेट्रियम ब्रेक्स। जब एंडोमेट्रियम टूटेगी तभी ब्लीडिंग होगी, और इसमें एंडोमेट्रियम वापस रिजॉल्व हो जाती है बॉडी में, तभी इसमें ब्लीडिंग नहीं होती है हमें देखने को। अब इस केस में क्या होता है, अनदर मेजर डिफरेंस, जब नॉन प्राइमेट्स में जब ऑस्ट्रस साइकिल चल रही है, जो टाइम पीरियड है उस साइकिल का, तभी वो जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होगा, वो सेक्सुअली एक्टिव होगा। वो क्या होगा, तभी सेक्सुअली एक्टिव होगा। सेक्सुअली एक्टिव only when sexually active only when cycle is there, या फिर only in ostrus cycle phase। जब वो उस फेज में होगा तभी वो सेक्सुअली एक्टिव होगा, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल में ऐसा टाइम नहीं है। इट इज सेक्सुअली एक्टिव during all time period। ये हमारे पास डिफरेंसेस आते हैं ऑस्ट्रस साइकिल में और मेंस्ट्रुअल साइकिल में। मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब 28 दिन की है, मतलब कि आफ्टर द टाइम पीरियड ऑफ 28 days ब्लीडिंग अकर, द साइकिल विल हैपन एंड इट विल रिपीट अगेन। बट उन 28 दिन में ऐसा नहीं है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं है। दैट ऑर्गेनिज्म इज सेक्सुअली एक्टिव एंड इज केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। बट on the contrary, when we talk about ostrus cycle, that organism is only sexually active during that time period, during that phase of the cycle, not during the whole 21 days। These are the major differences between these two cycles। उसके बाद हमारे पास आते हैं, हम एक टर्म यूज करते हैं ब्रीडर्स। We use this one term that is known as breeders। breeders किसको बोलते हैं, breeders are those organisms which are capable of reproduction। मतलब उनका जुवेनाइल फेज या फिर वेजिटेटिव फेज जो है वो जा चुका है। जुवेनाइल फेज जो है एनिमल्स में, वो उनका जुवेनाइल फेज जो है वो जा चुका है। नाउ दे आर सेक्सुअली एक्टिव एंड दैट इज व्हाई वी कॉल देम ब्रीडर्स। नाउ ब्रीडर्स को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं या फिर हम कैटेगराइज कर सकते हैं। कौन कौन से वो दो तरीके हैं, द फर्स्ट इज सीजनल ब्रीडर। सीजनल breeders। The second one is continuous। There is a slightly spelling mistake। continuous breeders। हम उनको दो तरीके से डिवाइड करते हैं, सीजनल ब्रीडर एंड कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स। सीजनल ब्रीडर नाम से ही समझ आ रहा है कि वो एक पर्टिकुलर सीजन में ही एक्टिव होंगे फॉर द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर नाम से भी ये भी समझ आ रहा है, कॉन्टिन्यूअस मतलब थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम दे आर कॉन्टिन्यूअस, देयर सेक्सुअल लाइफ साइकिल इज कॉन्टिन्यूअस। इसके एग्जाम्पल, सीजनल ब्रीडर के एग्जाम्पल एक हमारे पास है फ्रॉग, लिजर्ड। These are the seasonal breeders and continuous breeders का हमारे पास एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग्स। ह्यूमंस हम हैं कॉन्टिन्यूस ब्रीडर्स, सीजनल ब्रीडर्स हमारे पास फ्रॉग। जैसे कि जो फ्रॉग है
हमारे पास जो फ्रॉग है, फ्रॉग इज सेक्सुअली एक्टिव और वी कैन से मोस्ट सेक्सुअली एक्टिव ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। मॉनसून का जो सीजन है उसमें हमारे पास क्या है, फ्रॉग बहुत ही ज्यादा सेक्सुअली एक्टिव है। आफ्टर द सीजन ऑफ मॉनसून इज गोन, देयर इज नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सीन इन केस ऑफ फ्रॉग्स और इन केस ऑफ सीजनल ब्रीडर्स, जो कि इनका पर्टिकुलर सीजन है। जब वो चला जाता है पर्टिकुलर सीजन, उसके बाद हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता है इन केस ऑफ सेक्सुअल ब्रीडर्स। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स, the sexual reproduction continues irrespective of the season। irrespective of the season हमें reproduction देखने को मिलता है। अब क्या है, हमारे पास वेजिटेटिव फेज हमारा क्या है, जा चुका है, हमारा ब्रीडिंग फेज आ चुका है। लेकिन क्या हमारा जब तक लाइफ स्पैन चलेगा, हमने लाइफ स्पैन पढ़ा था कल की क्लास में। लाइफ स्पैन इज द टाइम पीरियड बिटवीन द टाइम ऑफ बर्थ टू द टाइम ऑफ डेथ। जब तक हमारा लाइफ स्पैन चलेगा, क्या तब तक हम सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव या फिर हम सेक्सुअली एक्टिव रहेंगे? नहीं। हमारा लाइफ स्पैन है स्टार्टिंग फ्रॉम आवर बर्थ टू आवर डेथ। लाइफ स्पैन को अगर हम 3 चीज़ों में डिवाइड करें, हमारा स्टार्टिंग में क्या चला था, जुवेनाइल फेज, जब हम सेक्सुअली एक्टिव नहीं थे, वी वर नॉट सेक्सुअली एक्टिव। फिर हमारा आया था सेक्सुअली एक्टिव फेज। सेक्सुअली एक्टिव फेज जब कोई भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल हो, तो हमारा आया था सेक्सुअली एक्टिव। उसके बाद एज वी ग्रो ओल्ड और एज द ऑर्गेनिज्म मैच्योर्स, उसके बाद क्या होगा, ओल्ड एज आएगी, या फिर हम इसको बोलते हैं सेनिसेंस इन केस ऑफ प्लांट। क्या तब कोई भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली एक्टिवली होगा? नहीं होगा। दैट इज वाई वी से, अगर हम लाइफ स्पैन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, तो लाइफ स्पैन जो जुवेनाइल फेज होगा तब सेक्सुअली एक्टिव नहीं होगा, इट वोंट बी एबल टू रिप्रोड्यूस बाय द सेक्सुअल मेथड्स। इन केस ऑफ सेक्सुअली एक्टिव, दैट प्लांट और दैट एनिमल इज ऑफ कोर्स एक्टिव, एंड एज द प्लांट ग्रोज और एज द एनिमल्स गेट्स ओल्ड, दैट इज द ओल्ड एज और द सेनिसेंस वी कैन से। और उस टाइम पीरियड में जो है प्लांट या फिर एनिमल सेक्सुअली एक्टिव नहीं होगा, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। ह्यूमंस में हमें देखने को मिलता है कि आफ्टर द एज ऑफ 45 to 50 इन केस ऑफ विमेन वी गेट्स मेनोपोज। तो मेनोपोज आने के बाद तो विमेन आर नॉट एक्चुअली एबल टू रिप्रोड्यूस बाय द सेक्सुअल मेथड्स। तो ये आज की क्लास में हमने पढ़ा, हमारा एसेक्सुअल मीन्स तो हमने सारे कंप्लीट कर लिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हमने थोड़ा सा ब्रीफ देखा है। कल की हमारी क्लास में हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन, यानी कि जब गैमीट्स कैसे बनते हैं, हमारे गैमीट्स की जो फॉर्मेशन होगी, उसके बाद जब गैमीट्स फर्टिलाइज होने से पहले क्या क्या इवेंट्स होंगे। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होंगे हमारे पास। फर्टिलाइजेशन जब होगा वो कैसे होगा, फर्टिलाइजेशन के क्या क्या इवेंट्स हैं, क्या क्या प्रोसेस है, वो सब हम कवर करेंगे। उसके अलावा हम कवर करेंगे हमारे फर्टिलाइजेशन के बाद क्या कुछ होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ये तीनों चीजें हम कल की क्लास में हमारी कवर करने जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर विद मी टुडे, और अच्छे से पढ़िए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।